का स्वागत है जीके डोज विद अभी चैनल पर। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इसके जो संस्थापक हैं वृहदत्थ थे और उसने इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह बनाई थी। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला सवाल है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। अगला सवाल है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। ऐसे मगध पे हर्यक वंश, नंद वंश ने शासन किया, उसके बाद जो आता है मौर्य वंश ने इस पे शासन किया था। शिशुनाग वंश ने भी मगध पर शासन किया था। दोस्तों ये सारे ही जो सवाल है किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और आखिरी तक जरूर देखें। अगला सवाल है पाटलिपुत्र, सही जवाब हो जाएगा उदय ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला सवाल है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उस समय नंद वंश का शासन था और उस समय जो राजा था वो घनानंद था और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और घनानंद को सिकंदर का समकालीन माना जाता है। अगला सवाल है मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मारा और गद्दी पर बैठा। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अगला सवाल है सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के बीच युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसको हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस जो कि पंजाब का राजा था। अगला सवाल है निम्न में से किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा परशुराम को दूसरा अवतार के रूप में ये महापद्मनंद को माना जाता है जो कि नंद वंश का एक प्रतापी शासक है। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। इसने अपने आप एक राट की उपाधि दी थी। अगला सवाल है निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अंगतूतर निकाय और भगवती सूत्र। अंगतूतर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इन दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जो घनानंद जो नंद वंश का शासक था यह सिकंदर का समकालीन माना जाता है। अगला सवाल है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होगा इसमें वो हो जाएगा नागदशक। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक नागदशक है। इसी की हत्या कर शिशुनाग ने इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना नागदशक की हत्या करके की थी। अगला सवाल है किस शासक का उपनाम कुणिक था। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो उपनाम है वह कुणिक था। इसने अपने इसके मंत्री वर्षाकार ने इसकी सहायता की थी और इसने इससे वैशाली पर विजय प्राप्त किया था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त
विष्णुगुप्त भी है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसमें इसका सही जवाब होगा विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस वर्ड यूज किया था जस्टिन ने, लेकिन उससे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वह लकड़ी से निर्मित था। कहीं पे कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा वो लकड़ी से 3 मंजिला इमारत के रूप में बनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी से। अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राज्य में धर्म की स्थापना की, इसी ने धर्म चलाया। अगला सवाल है, निम्न में से किन अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख, मास्की, नेटूर अभिलेख, ये तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। इसके अलावा एक और है उदगोलम अभिलेख, इसमें भी अशोक का वास्तविक नाम मिलता है और इसको देवानाम प्रिय भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जो तक्षशिला है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था और इसके आचार्य थे कौटिल्य। अगला सवाल है, वह हमारे राजा कौन था जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग से, वह राजा कौन था जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो इसका इसमें सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का दुश्मन। और जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। 298 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रासार कहा गया है और यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। अगला सवाल है, मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में, यहाँ पे 7 वर्ग होगा, 7 वर्ग में विभाजित था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका से मिलती है। उसमें इसने बताया कि मौर्य काल में 7 भागों में विभाजित था, जैसे दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अगला सवाल है, निम्न में से मौर्य वंश का अंतिम शासक? तो इसमें मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य विभागों के प्रशासन अधिकारियों, उनके कार्यों का वर्णन किया है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक के साथ हुआ था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष नंद वंश के शासक घनानंद के साथ हुआ था। अगला सवाल है, कलिंग किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध की 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, काफी हत्या, लोगों को मरे हुए देख उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, वहां पे अंतिम दिन गुजारे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिसप। जेम्स प्रिसप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगर यह पूछा जाए कि खोज किसने की थी, तो पाद्रेटी पेंथलर ने उसकी खोज की थी 1750 में। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा वह मौर्य काल के प्रशासन यानी राजनीतिक नीतियों पर उसमें प्रकाश डाला गया है। और जो अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी लेख राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज था भारत किसके दरबार में आया था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध के वर्णन
अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। और जो दूसरा शिलालेख है, इसमें मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सालय के वर्णन किया गया है। और जो 12वां शिलालेख है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और जो 5वां शिलालेख है, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशोक के शिलालेखों में इन सभी लिपियों का प्रयोग किया गया है। जो ग्रीक और अरामाइक लिपि थी, ये अफगानिस्तान, खरोष्टी लिपि पश्चिमी पाकिस्तान, और बाकी जो लिपि थी वो भारत में। अगला सवाल है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, जो खरोष्टी लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाकी सभी लिपि बाईं से दाईं ओर, सिर्फ एक जो खरोष्टी लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन में कितनी समितियां थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 6 समितियां थी। 30 सदस्यों का 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सब में 5-5 सदस्य होते थे। तो टोटल 6 समिति मिलकर मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलाती थी। अगला सवाल है, मौर्य काल में एग्रोनोमई किस क्षेत्र का अधिकारी था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मार्ग निर्माण का अधिकारी जो था मौर्य काल में, उसको एग्रोनोमाई कहते थे। अगला सवाल है, दोस्तों ये सवाल आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। अगला सवाल है, मौर्य काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए जाया करते थे, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, उनको संचार कहा जाता था। और जो एक ही जगह स्थान पर, मतलब जो गुप्तचर एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करते थे, उनको संस्था कहा जाता था। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था रजुक। जो जनपदीय न्यायालय थे वो रजुक, और ये न्याय करने का कार्य करते थे। अगला सवाल है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और जो अदेव मातृक भूमि थी, वो वर्षा नहीं होकर अच्छी फसल वाली जो भूमि होती थी, उसको बोलते थे अदेव मातृक भूमि। अगला सवाल है, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल कितने राजा हुए? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश में 9 राजा हुए। और मौर्य का जो शासन रहा, 137 वर्षों तक शासन किया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अशोक का जो अभिलेख है सबसे बड़ा अभिलेख है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। और अगर पूछ देता है कि इसमें जो सबसे छोटा वाला कौन सा अभिलेख होगा, तो रुमनदेई जो अभिलेख है वह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि रानी अभिलेख किसे कहा जाता है? तो अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है उसको रानी अभिलेख कहा जाता है। अगला सवाल है, किस धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की थी? मतलब कहा कि धम्म यात्रा के दौरान। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी की अपनी धम्म यात्रा पर जब अशोक गया था, तो उसने वहां पे भू राजस्व की दर को घटाने की घोषणा की थी। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री एवं पुत्री को कहाँ भेजा? पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। दोस्तों, तो ये रहे आज के बेहद ही महत्वपूर्ण